ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आप लोग क्या डिसाइड किए हो, मीन्स कैसा प्लान किए हो अपने एग्जाम तक? कब कोर्स तो आपका खत्म हो जाएगा जैन तक, वो गारंटी तो मैं आपको दिया ही हूँ। तो उसके बाद क्या प्लानिंग की हो, कितने रिविजन्स करना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, या फिर कुछ नहीं, वो बीकॉम वाले पैटर्न में देखा जाएगा? अगर ठीक है। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिवाइज कराना चाहता हूँ। आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। आई होप आपको ये शब्द सुना सुना लगना चाहिए, कहीं तो पढ़े थे, शायद अकाउंट्स में पढ़े होंगे, नहीं लॉ में पढ़े होंगे शायद। ओ सॉरी, लॉ का तो क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, ठीक है, याद है। ठीक है, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आता हूँ आरपीएफ पे। ओके, आरपीएफ, ओनली आरपीएफ, हाँ, बाकी तीनों नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आरपीएफ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। अगर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा हुआ, दैट पार्ट विल बी टैक्सेबल। बराबर, ठीक है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता ही नहीं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता ही नहीं, बट एटीसी में उसका डिडक्शन जरूर मिलता है। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इंटरेस्ट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा इफ द इंटरेस्ट परसेंट इज अप टू 9.5%। अगर इंटरेस्ट परसेंट 9.5% से ज्यादा हुआ, इन दैट केस वो वाला पार्ट टैक्सेबल। ठीक है, ओके। और विड्रॉन एग्जेम्प्ट है, बट कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप लोगों को याद होगा, मैं वो डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक था जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसके ऊपर एक नोट था, आप लोगों को अगर याद हो, एक नोट था। अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर एक्सीड करता है 2,50,000, देन इंटरेस्ट ऑन द पोर्शन एक्सीडिंग 2,50,000 वो एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल हो जाए। ओके, सबसे पहले मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट इफ दैट इंटरेस्ट इज अप टू 9.5%। बराबर, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अगर किसी प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रहा है 2,50,000, इन दैट केस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल। सिंपल। सपोज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 25-26 में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपया है। इन दैट केस अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 कितना है? 50,000। ये 50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, एंटायर इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, चाहे आपका इंटरेस्टेड 2% भी क्यों ना हो। ठीक है, ओके। वो वाला पॉइंट अपने इधर पढ़े थे, जो इधर पढ़े थे। ओके, अच्छा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब से? 1 अप्रैल 2021। ये भी मैं आपको बोल रखा हूँ, मीन्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22। ओके, डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हम कर चुके हैं। चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनपीएस। एनपीएस के बारे में आपको एक बात बताया था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। बराबर, ठीक। ये रहा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट वुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। बराबर, ठीक है। और इसका एक डिडक्शन मिलता था आपको 80 सीसीडी सेक्शन में। 80 सीसीडी वाला जो सेक्शन है, डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे इसके ऊपर एक डिडक्शन भी है, वो अपने उधर देखेंगे। ठीक है, 80 सीसीडी 2 में इसका डिडक्शन मिलता था। ओके, नेक्स्ट, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसको तो इग्नोर करेंगे, उसका 80 सी में भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जहां तक बात है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक लिमिट था, इट इज एग्जेम्प्ट ओनली अप टू 7,50,000 पर एनम। यही अपने को आज डिस्कस करना है, ये क्यों लिखा गया है, व्हाई दिस वर्डिंग हैज बीन रिटन हियर, ये प्रोविजन अपने को आज डिस्कस करना। बराबर, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये पढ़े कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वो तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होता, एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलने वाला। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक लिमिट लिखा हुआ था 7,50,000 पर एनम का, वो लिमिट अपने को आज देखना है। जहां तक बात है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। और जहां तक बात है इसका जब आप रिटायरमेंट के टाइम इसका जब मैच्योरिटी होगा, विड्रॉल होगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। बराबर, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इधर आओ और ध्यान से देखो। वो जो एक प्रोविजन अपने नहीं पढ़े थे 2,50,000 वाला, वो अभी जो आपने डिस्कस किया, जो एप्लीकेबल है आपका प्रीवियस ईयर 21-22 से 1 अप्रैल 2021, वो 2,50,000 वाला लिमिट किसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर लगा था, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर? एम्प्लॉय। मैं दूसरी बार पूछता हूँ, आप लोग डर क्यों जाते हो? टेंशन मत लो यार, यकीन रखो अपने ऊपर भाई, अभिजीत सर से पढ़े हो यार, यकीन रखो। एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के ऊपर वो वाला लिमिट लग रखा है। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज्यादा है, इन दैट केस वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। बराबर, वो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के ऊपर था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये प्रोविजन पढ़ेंगे रिलेटिंग टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। पहले तो ये माइंड में क्लियर करो, ये प्रोविजन किसके ऊपर लगेगा? अभी जो प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो प्रोविजन अपने पढ़ रखे हैं वो था एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के ऊपर। कंफर्म? ये क्लियर हुआ? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अभी माइंड में क्लियर रखो, अपने अभी पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक प्रोविजन। ओके, ठीक है, देखो अभी क्या लिखा हुआ है। इफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कहां कहां कंट्रीब्यूशन हो रहा है? आरपीएफ में, ओके, एनपीएस में, रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, तो चेंज कर दो भाई, और कुछ नहीं कर सकते अभी, काट के चेंज कर दो, ठीक है, ओके, ठीक है। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एक्सीड्स 7,50,000। ओके, ये पर एनम कंट्रीब्यूशन का अपने बात कर रहे हैं, पूरे साल भर के कंट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। साल भर में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड अगर एक्सीड करता है 7,50,000, देन अमाउंट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट। कौन सा स्पेसिफाइड लिमिट है यहाँ पे? 7,50,000। अमाउंट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट शैल बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उसको भी हम एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट मान लें, सिंपल। लेकिन यहाँ पे तीनों फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करके अपने को देखना है कितना एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बराबर, ठीक है, मुझे मालूम था। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, सुनो। आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना ये प्रोविजन इज फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 2,50,000, 4,50,000 लेते हैं। एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 3,00,000। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 2,00,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? व्हाट इज द टोटल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ऑल दिस फंड पर एनम? सो ड्यूरिंग द ईयर, जो अपना प्रीवियस ईयर है, ड्यूरिंग दैट ईयर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ऑल दिस फंड कंबाइनली कितना हो रहा है? 9,50,000। बोलो कितना परक्यूजिट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में? 2,00,000 टैक्सेबल होगा, 2,00,000। और आप 2,50,000 बोले, कितना बोले? 2,50,000 बोले आप, 2,00,000। ओके, ठीक है, ठीक है। लिमिट है आपका 7,50,000 का, 7,50,000 का लिमिट है। 7,50,000 से ये 2,00,000 ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो वो 2,00,000 एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, तो दिक्कत आगे भी नहीं है, बट वो थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा बस। ओके, अब नेक्स्ट वाला प्रोविजन आपको ये बोलेगा, ठीक है, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, जो एक्सेस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस 3 फंड्स, वो एम्प्लॉय के हाथ में एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने पढ़े पॉइंट ओ में। अब पॉइंट पी आपको ये बोलेगा, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन आप एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्यूजिट टैक्सेबल किए ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एज परक्यूजिट टैक्सेबल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो आप एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल किए एज पर पॉइंट ओ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है
वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्यूजिट टैक्स, बराबर। अच्छा, ये सब फंड्स में इंटरेस्ट मिलता है, अरे ये सब फंड्स में अगर आप पैसा रख रहे हो एक इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर वो इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 7,50,000, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर, उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्यूजिट टैक्सेबल हो। इज इट क्लियर, बराबर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। मीन्स हम जो एग्जांपल लिए थे, सॉरी मैंने तो मिटा दिया, हम जो एग्जांपल लिए थे उसमें एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना था, 2 लाख था, 2 लाख एक्सेस कंट्रीब्यूशन था। ये 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये 2 लाख के ऊपर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, वो भी टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्यूजिट, और ये लिखा हुआ है आपका पॉइंट पी में। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अपने फॉर्मूला की तरफ चलेंगे, फॉर्मूला क्या बोलता है देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता नहीं क्या पीसीजेड क्या लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, ओके। नील के मन में कुछ खिचड़ी पक रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मजा आएगा। बोलो भाई, बोलो। हाँ हाँ, मत मिला उसको। हाँ बोल, क्या हुआ एम्प्लॉयर का। हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो जो टेबल अपना था, हाँ वो टेबल में 12%, हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। वो प्रोविजन उधर है, अगर वो प्रोविजन लग रहा है तो उस हिसाब से वो टैक्सेबल होगा, अगर ये प्रोविजन लग रहा है तो इस हिसाब से भी टैक्सेबल होगा। समझ रहा है कि नहीं, वो था वहां पे तरह था 12% ऑफ द सैलरी। ओके, अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 12% ऑफ द सैलरी, वो तो उधर टैक्सेबल होगा। और अगर ये वाला प्रोविजन लग जा रहा है तो इधर भी जो अमाउंट टैक्सेबल होना है वो टैक्सेबल होगा, बराबर। हाँ हाँ, ये सारे कैलकुलेशन कौन करता है, ये बता, हम दुकान खोल के क्यों बैठे हैं फिर। अच्छा, मैंने तो बोला कंपनी में कौन करता है, अच्छा कंपनी में तो एचआर को ही करना पड़ेगा ना ये सब। नहीं लेकिन एचआर भी ये सब क्यों करेगा, ये सब कैलकुलेशन तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब तो हम ही करेंगे। बट भाई देख प्रैक्टिकली ना, ऐसे एम्प्लॉय शायद तेरे को इंडिया में 10-12, इंडिया में 10-12 मिलेंगे इसके ऊपर ये प्रोविजन है। 7,50,000, समझ रहा है, 7,50,000 लोगों का पैकेज होता है। उतना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का लिमिट दे रखा है, जिसका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का लिमिट एक्सीड कर जा रहा है 7,50,000, मीन उसका सैलरी कितने में होगा, 5-6 करोड़ होगा। और कितने लोग हैं इंडिया में जिनका सैलरी 5-6 करोड़ है, टाइप के क्लाइंट्स बहुत रेयर है। ओके, बट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना रेयर नहीं है, वो आएगा। ठीक है, कहीं ये सोचो कि भाई एग्जाम में शायद क्वेश्चन है, नहीं भाई वो आएगा। ठीक है, ओके ओके। एमसीक्यू भी आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब वो जो पॉइंट वाला पी है वो तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है जरा वो देखते हैं। पॉइंट पी, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 फंड लेता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा आसानी हो, आरपीएफ और एक एनपीएस। ओके, आरपीएफ में, अच्छा आपने बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 25-26। आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 4,50,000, एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 4 लाख। टोटल कितना हुआ, व्हाट इज आवर लिमिट, व्हाट इज द टैक्सेबल परक्यूजिट, ये अपना लिमिट है, लिमिट को अपने लेस कर दिए, 1 लाख टैक्सेबल। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 लाख के ऊपर, ये 1 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एज परक्यूजिट, बराबर। ओके, सबसे पहले तो ये 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो हम कैसे पता लगाएंगे, ये 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, ये 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट आया वो अपने कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा वो डिपेंड करता है ये फंड्स में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा दैट डिपेंड्स अपन कि ये फंड में अपने को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये फंड से हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये सब मैंने क्या लिख रखा है, ये जो मैंने आपको फिगर दिया ये है आपका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये भी है आपका एम्प्लॉयर
कंट्रीब्यूशन, बराबर, ओके ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को अभी ये डिसाइड करना है ये दोनों फंड में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस फंड्स, अपने को ये डिसाइड करना है, ठीक है। मैं आपको डाटा देता हूं। आरपीएफ, एनपीएस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मींस 1 अप्रैल 2025 को क्या बैलेंस था, 31 मार्च 2026 को क्या बैलेंस था। ओके ये मैं प्रीवियस ईयर का आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रहा हूँ। 5 लाख इधर है आपका, 15 लाख, ये है आपका 4 लाख, और इधर होगा आपका 13 लाख, बराबर। और मैं नीचे एक पॉइंट लिखता हूं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज सेम एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इस फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है। इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज रटना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। देखो ओके, अब मुझे बस एक बात बोलो, आरपीएफ का ओपनिंग क्लोजिंग मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, आरपीएफ में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है, दोनों सेम है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऊपर दे रखा है तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा, बराबर। मुझे बस ये बताओ साल भर में आरपीएफ में, साल भर में आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। आई एम आस्किंग यू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हम निकाल सकते हैं? आई होप आप मेरा क्वेश्चन समझे। आरपीएफ में साल भर में कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, मैं इंटरेस्ट रेट नहीं पूछ रहा हूं। 10 लाख, अच्छा आप बोल रहे हैं कि 5 लाख था, 15 लाख हो गया तो 10 लाख का हमें इंटरेस्ट मिला। अरे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी तो हुआ है ना साल भर में। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं तो आप लोगों को बता दूंगा बट मैं चाहता हूँ खुद आप लोग ये मुझे बोले। माई क्वेश्चन इज, अगर ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख था, साल भर में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 4,50,000, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 4,50,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है? हाँ जी, नो, कैसे निकाला? हम्म, अब अरे यार, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस तुम्हें 5 लाख दे रखा है, प्लीज इसको ध्यान से समझो। तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस तुम्हें 5 लाख दे रखा है, बराबर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो रखा है, कितना हो रखा है, बोलो बोलो कितना हो रखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 4,50,000, तो 4,50,000 ऐड होगा ना फंड में। अरे फंड में और 4,50,000 आया, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना, वो भी फंड में ऐड होगा, बराबर। फंड में 5 लाख था, 9 लाख आया, फंड में टोटल कितना होना चाहिए? 14 लाख होना चाहिए, लेकिन फंड में कितना है? 15 लाख है, 1 लाख एक्स्ट्रा कहां से आया? इंटरेस्ट, दैट इज योर इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 1 लाख। क्लियर है मैडम? ओके, ये आपका चेहरा देख के मेरे को टेंशन हो गया, मुझे लगा फिर फंस गई शायद कहीं। ओके, तो इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 लाख आया। ये 1 लाख इंटरेस्ट कहाँ से आया अपने को भाई? आरपीएफ से। एनपीएस से कितना इंटरेस्ट आया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एनपीएस? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एनपीएस? मोर 1 लाख मोर, ओके। आई होप ये कैलकुलेशन मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ओके ठीक है।
2 लाख टोटल इंटरेस्ट 2 लाख। ओके, ये दोनों फंड मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना है 2 लाख। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने आरपीएफ का तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, तो हम उसको जीरो ही एज्यूम करेंगे, बराबर, कि वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रखा। ठीक, ओके, ये ध्यान रखना। चलो, इंटरेस्ट मिल गया, ओके। लेकिन हमें तो इंटरेस्ट रेट चाहिए था, ये तो इंटरेस्ट अमाउंट मिला है, अब इसका रेट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। अब रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये इंटरेस्ट हमें मिला किसके ऊपर है, आरपीएफ और एनपीएस के ऊपर मिला है। आरपीएफ और एनपीएस के ऊपर मुझे 2 लाख का इंटरेस्ट मिला, अब मुझे रेट चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट रेट। एक काम करो, आरपीएफ का ओपनिंग, एनपीएस का ओपनिंग, आरपीएफ का क्लोजिंग, एनपीएस का क्लोजिंग ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मीन्स उनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसका एवरेज ले लो, एक बार वो निकालो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज कितना आ रहा है दोनों आरपीएफ और एनपीएस का? कितना? 18,50,000। ओके, मैं बाकी लोगों के लिए वेट करूंगा। 18,50,000, 18,50,000 भाई आए तो कंफर्म? नहीं मैडम, मेरे को कन्विंस नहीं लग रही है। आपका आया मैडम? अरे चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसमें इतना टाइम क्या लग रहा है? ठीक है, 18,50,000। नाउ योर रेट इज, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 18,50,000 इंटू 100। कैलकुलेट द रेट, कैलकुलेट द रेट। कितना कितना? 10.81% आया सबका, 10.81% बराबर। ओके, ये तो पर एनम वाला रेट है, ये तो पर एनम वाला रेट है ना। नाउ अब मैंने क्या बोला, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा, बराबर। ओके, एक तो ये 1 लाख टैक्सेबल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो आपका पॉइंट ओ के हिसाब से 1 लाख टैक्सेबल हो गया। अभी अपने बात कर रहे हैं पॉइंट पी का, बराबर। ओके, अब पॉइंट पी का कैलकुलेशन देखो, टीपी, व्हाट इज टीपी? टैक्सेबल पर क्यूबिट एज पर पॉइंट पी। ओके, पीसी डिवाइडेड बाय 2 into R. What is PC? This is your PC. PC का फुल फॉर्म प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो रखा है ड्यूरिंग द ईयर। अपना ड्यूरिंग द ईयर अपना कौन सा ईयर चल रहा है? 25-26। तो 25-26 में आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हो रखा है? 1 लाख। उसको डिवाइडेड बाय 2 करके इंटू आर कर दो। आर क्या है? आर अपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे। आर कैसे कैलकुलेट करना है, होप आप लोगों को मालूम चल गया। ओके चलो, ओके, यहाँ पे पीसी बाय 2 क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट आप बोले कि सर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, तो पीसी इंटू आर करो ना, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किए? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों का है मतलब? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो हम तो फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। हाँ जी, कहाँ एवरेज लिए? अच्छा, उधर एवरेज लिए थे इसलिए। मैडम सबसे सेफ रास्ता ली, कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा ये बोलेगा मैं इतना दूर से आया हूँ मैं ही बोलूँगा, तो छोड़ो, छोड़ देते हैं। ओके, मैं बोलता हूँ, सुनो। ओके, देखो, डिवाइडेड बाय 2 इसलिए करते हैं, सबसे पहले ये समझो, ये वाला जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम, बराबर। अच्छा, अब ये जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन पूरे साल भर के लिए आपके पास नहीं था ना, टू गेट द इंटरेस्ट। जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, दैट 1 लाख एक्सेस कंट्रीब्यूशन वाज नॉट अवेलेबल विद द फंड फॉर एंटायर ईयर, ऐसा एजम्पशन है। अब देखो, ये समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। डिवाइडेड बाय 2 क्यों करना है, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, ये जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, दिस वाज नॉट अवेलेबल विद द फंड फॉर एंटायर ईयर, इसलिए यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम वाला है,
पूरे साल भर में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये जो 1 लाख का आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन था वो फंड के पास पूरा साल भर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन तो ड्यूरिंग द ईयर कभी हुआ होगा ना। अरे ये इस साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, ये ड्यूरिंग द ईयर कभी हुआ होगा, तो पूरे साल भर के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, याद रख लो। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में अभी आप लोग शायद ना समझ पाए। ठीक है, बस इतना याद रखो, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। लेकिन कार्यक्रम यहां पे समाप्त नहीं हुआ, प्रोग्राम आगे बाकी है। मुझे एक बात बोलो, अगर प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है और वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है एज परक्यूजिट, इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर है, अपना प्रीवियस ईयर 25-26 है, उससे पहले के प्रीवियस ईयर होंगे 24-25, 23-24, उस प्रीवियस ईयर में भी तो कुछ एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 7,50,000, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, और उसके ऊपर भी, उस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा जो टैक्सेबल हुआ होगा। अब उसके ऊपर भी दोबारा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन फंड्स में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो कंपाउंडिंग बेसिस में होता है। मैंने आपको आरपीएफ में भी ये बात बता रखा है, जब अपने वो प्रोविडेंट फंड वाला पार्ट पढ़े थे, मैं आपको बता रखा था इनके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो कंपाउंडिंग बेसिस में होता है। ओके, तो जो आपके अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो आपके एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ था जो टैक्सेबल हुआ था अर्लियर प्रीवियस ईयर में, वो भी यहां पे, उसको भी आपको यहां पे कंसीडर करना है, और उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ था जो ऑलरेडी अर्लियर प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो रखा है, उसको मैं दोबारा टैक्सेबल करने नहीं बोल रहा हूं, उसके ऊपर इस साल जो इंटरेस्ट आया उसको टैक्सेबल करने बोल। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अर्लियर प्रीवियस ईयर के जो आपके एक्सेस कंट्रीब्यूशन था उसको मैं बोलता हूं PC1। क्या बोला मैं? PC1 प्लस TP1। व्हाट इज TP1? उन अर्लियर प्रीवियस ईयर में जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ था, दैट इज योर TP1। इन दोनों के ऊपर इनटू कर दो, और यहां पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसा साल भर के लिए अवेलेबल है। ये है फॉर्मूला, बस। हाँ जी, ये है फॉर्मूला। जो रुको, पहले इतना डाइजेस्ट करो भाई, आराम से। ओके, देख लो पहले इसमें अगर कुछ पूछना है, टेक योर ओन टाइम। देखो देखो, इस साल जितना टैक्सेबल, कौन सा? वो जो TP1 लिखा हूं, जो TP1 लिखा हूं, अर्लियर प्रीवियस ईयर के जो तेरे एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके ऊपर एक इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा जो टैक्सेबल हुआ होगा, वो है। हाँ जी, टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट, और ये है आपका टैक्सेबल परक्यूजिट 1। PCA प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन 1। बस, ऑब्वियस सी बात है मैडम, करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है वो भी करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। इधर मैडम, इधर इधर, ये फॉर्मूला का, अरे इससे बढ़िया क्वेश्चन बुक में वो करेंगे ना, टेंशन मत लो, बढ़िया क्वेश्चन है बुक में। ओके, अरे मैडम आपका मिठाई खत्म नहीं हुआ अभी तक? अरे अशोक सर मेरे को मिठाई दिए, मैं पूरा एक साथ खा गया, फिर अशोक सर बोलते हैं बैठो बात करेंगे, मेरे मुंह में मिठाई। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस में तो फिर अपने को अर्लियर प्रीवियस ईयर का डाटा का भी जरूरत पड़ेगा, बराबर। तो अर्लियर प्रीवियस ईयर का डाटा ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर 24, 25, प्रीवियस ईयर 23, 24, इधर का PC1, इधर का TP1। हाँ जी मैडम, जितना अर्लियर आप जा सकते हो, बट मैक्सिमम अप टू 1 अप्रैल 2020, उससे आगे मत जाना, क्योंकि ये प्रोविजन ही आपका 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल। वो उधर था बेटा,
वो 2,50,000 का था, इधर का अलग है। इधर गया, इधर में लिखा तो था, ये रहा, ये रहा। 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021 किसके लिए था? वो जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 2,50,000 वाला, बराबर। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट, दोनों प्रोविजन को मिक्स मत करो। वो मिक्स हो गया, हाँ तो मत करो, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। मिक्स करने से नशा होता है, याद रखना। ओके, सो तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर लिमिट था 2,50,000 का, उसके लिए था 1 अप्रैल 2021। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, ये प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, यहां पर है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, बराबर। ठीक, ओके। हाँ, कहाँ पे थे अपनी, इधर। ओके, सो PC1 यहाँ पे लेते हैं 5 लाख, नहीं ज़्यादा हो जाएगा रे। PC1 यहाँ पे लेते हैं 50,000, इधर लेते हैं 60,000। टैक्सेबल परक्यूजिट सपोज आया होगा 8,000, 9,000, बराबर। ठीक है, ओके। अब मुझे इस फॉर्मूला के हिसाब से बोलो मैं क्या डाटा पुट करूँगा। व्हाट इज पीसी, व्हाट इज पीसी इन आवर केस, केस आपके सामने। व्हाट विल बी द पीसी? 1 लाख एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द करेंट प्रीवियस ईयर, जो अपना करेंट प्रीवियस ईयर है उसमें कितना एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाय इनटू आर, बराबर, प्लस व्हाट इज PC1, व्हाट इज PC1। अच्छा एक सेकंड सर, यहाँ पे आप सिर्फ 2 साल का डाटा लिए, उससे आगे का भी तो ले सकते थे। मैंने बोला 1 अप्रैल 2020 या फिर उसके बाद, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो सर आप प्रीवियस ईयर 22 23, प्रीवियस ईयर 21 22, प्रीवियस ईयर 20 21 20 21 21 22 22 23, हाँ बिल्कुल, ये 3 साल के भी तो आप ले सकते थे, उससे पहले नहीं जा सकते, समझ में आता है। ये 3 साल के भी तो ले सकते थे, आप लिए नहीं, क्योंकि इन सालों में कोई एक्सेस कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 3 साल में कोई एक्सेस कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था दैट वाज विद इन द लिमिट ऑफ 7,50,000, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, बराबर। ओके, बोलो भाई PC1 कितना होगा, सॉरी इधर डाटा है, PC1 कितना होगा? सिर्फ 50,000? 50,000 तो 24-25 का है, 23-24 का भी तो है ना 60,000, तो दोनों मिलाए कितना होगा? दोनों मिला के लेंगे ना यार। ओके, और टीपी वन 17,000, दोनों को ऐड करो, मीन्स PC1 और TP1 कितना आ रहा है? कंफर्म? कितना? लाख, अच्छा 1 लाख, 1,27,000, दैट इज योर PC1 प्लस TP1 इंटू आर। ये कैलकुलेट करो, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो, दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट एज पर पॉइंट ओ फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। वन नाइन वन, ध्यान रखना इनकम टैक्स में आपके किसी भी कैलकुलेशन में डेसिमल नहीं आना चाहिए, डेसिमल्स इधर अलाउड नहीं है। तो बोलो भाई कितना आ रहा है परसेंटेज में अलाउड? अमाउंट, अमाउंट को छोड़ के जब भी अमाउंट लिखो तो डेसिमल मत लिखो। ओके, 19134, दिस इज योर टैक्सेबल परक्यूजिट, बराबर। ठीक है, ओके, नाउ ठीक है, तो चलो फिर ये वाला पार्ट रीड करते हैं एंड आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, और ये जितना बाकी है मोस्ट प्रोबेबली,
और 2 क्लासेस लगने चाहिए सैलरी में, और 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा सैलरी। इन सैलरी के प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस करने में आई थिंक और 2 क्लासेस लग जाएंगे। तो ये बाय एंड ऑफ दिस वीक अपना सैलरी खत्म हो जाएगा। ओके, मेरा प्लानिंग ये है कि बाय नवंबर नहीं, दिसंबर, बाय दिसंबर 10th आप लोगों का पीजीवीपी तक खत्म हो जाए। पीजी मीन्स ये वाला बुक खत्म हो जाए बाय दिसंबर 10th। ओके, उसके बाद फिर और एक बुक बाकी है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा 31 जैन तक ख़त्म। उसके बाद फिर दिसंबर से आपका संडे का क्लास भी चालू हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट बैच वालों का रिवीजन खत्म हो जाएगा नवंबर में। दिसंबर से संडे का क्लास भी चालू, ठीक है। और संडे में पढ़ाने में तो भाई मैं स्पेशलिस्ट हूँ, 3-3 घंटा पढ़ाऊँगा, रेडी? हाँ, 2:30 से साढ़े 5। ओके, तो मैडम तो जानती हैं। हाँ बस, ये छुट्टी के दिनों में, त्योहार के दिनों में पढ़ाने का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। वो तो बच्चे आते नहीं तो मैं होली दिवाली के दिन भी पढ़ाऊँ। ठीक है। एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन मोर देन 7,50,000। जो कंट्रीब्यूशन आपका मोर देन 7,50,000 हो रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। यहाँ पे किसके कंट्रीब्यूशन का बात किया जा रहा है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, contribution more than 7,50,000 by the employer shall be treated as taxable perquisite in the hand of employee. Okay, जो आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, एक्सेस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में एज परक्यूजिट टैक्सेबल। बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये जो बोल रहे हैं कि सर आप ये जो इंटरेस्ट एक्रू होगा ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। हम बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, वो भी दे रखा है नीचे, आर का भी फॉर्मूला दे रखा है, देखेंगे, सब कुछ है, देखेंगे। देखो, ओके, व्हाट इज टीपी? टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2) VIA फॉर करंट प्रीवियस ईयर। ये सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है। टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर करंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर में आपका कितना इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है जो टैक्सेबल होगा, यह है आपका टीपी। बराबर, ओके। व्हाट इज पीसी? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000। जो आपका लिमिट है वो लिमिट से कितना ज्यादा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रखा है इन करंट प्रीवियस ईयर। अच्छा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहां हो रहा है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 3 फंड्स में, आरपीएफ, एनपीएस, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। बराबर, ओके। देख लो, यहाँ पे दे रखा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है, और हमारे लिए करंट प्रीवियस ईयर है 25-26। बराबर, नेक्स्ट, PC1। व्हाट इज योर PC1? PC1 इज amount or aggregate amount of employers contribution in excess of 7,50,000 to recognized provident fund, NPS, approved superannuation fund for year commencing on or after 1st April 2020 other than current previous year। current previous year छोड़ के उससे पहले के जो previous year है, जो earlier previous year है, during that earlier previous year employers contribution to these funds in excess of 7,50,000। बराबर, लेकिन 2020-21 से ऊपर मत जाना, 2020-21 ऑनवर्ड्स, उससे ऊपर मत जाना। भाई एसी बंद कर दे, ठंडी लग रहा है आप लोगों को? बेटा मुझे लगा ठंडी लग रही है, एसी बंद कर दे। ओके, चलेगा? ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ, खत्म हो जाएगा 5 मिनट। ओके, नेक्स्ट इज योर TP1। TP1 एग्रीगेट टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2) VIA for year commencing on or after 1st April 2020 other than current previous। अरे अगर अर्लियर प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रखा है 7,50,000 तो ऑब्वियस सी बात है एज पर दिस प्रोविजन उसके हाथ में कुछ एक्रूड इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ होगा, वही एक्रूड इंटरेस्ट है आपका TP1। बराबर, ये हम बात कर रहे हैं अर्लियर प्रीवियस ईयर का। ओके, नेक्स्ट, ये सब तो हो गया, लेकिन सर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चाहिए, जो है आपका आर। आर कैसे निकालेंगे? आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। अब ये आई क्या है? व्हाट इज आई? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
जो इन फंड्स से आपको मिला है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर आपको ये फंड से कितना इंटरेस्ट मिला है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई होप वो मैं आपको बता दिया बराबर। देखो, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम। इनकम मीन्स यहाँ पे कौन सा इनकम होगा, इंटरेस्ट इनकम ही होगा बराबर। अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम accrued during the current previous year in recognized provident fund, NPS and approved superannuation fund। इन फंड्स में करंट प्रीवियस ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग के साथ ऐड करो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फिर ऐड करो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जो फिगर आएगा उसको क्लोजिंग से माइनस कर लो, जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। ओके ठीक है, नेक्स्ट एफ एवरेज अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ recognized provident fund, NPS and approved superannuation fund on the first day of current previous year। फर्स्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, इसको मैं ओपनिंग बैलेंस भी कह सकता हूँ, तो यही तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होगा। अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ recognized provident fund, NPS and approved superannuation fund on the last day of current previous year। इसको मैं करंट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कह सकता हूँ, दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ये हो गया आपका एवरेज। ओके, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 100 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आएगा, अगर इंटू 100 नहीं करोगे तो वो डेसिमल में आएगा। इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज में रखना बेटर रहेगा। क्लियर है? ओके, बस खत्म, प्रोविजन समाप्त। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कौन सा सीबीडीटी, ये अरे वही बोल रहा, सीबीडीटी ये फॉर्मूला दिया है, बस वही लिखा हुआ है। सीबीडीटी ने ये फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया है, वो रूल है, रूल का नाम है, याद रखने का जरूरत नहीं है। सीबीडीटी वाया रूल 3B notified the following manners to compute the annual accretion by way of interest during the previous year। सीबीडीटी ये रूल, ये फॉर्मूला, ये रूल प्रिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। फोटो चाहिए, ना डिमांड है ना, नहीं करूँगा मैं अभी। फोटो भेजने से देखो, फोटो से नहीं मजा आएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा बराबर। obvious सी बात है, वो तो करना ही पड़ेगा, मेरे को याद थोड़ी रहता है, ठीक है। 10 बजे के